नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश राजपूत। विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी हूं और विस्तार न्यूज़ आज शुरू हो गया है, इसका शुभारंभ हो गया है, तो मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस खास मौके पे हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, जो इस समय विधायक हैं, वो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। तो आप शिवराज सिंह चौहान जी से बात कर लीजिए, मैं मामा जी से बात कर लेता हूं। और मुझे तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान तो हम लोग बोलते हैं, मैं क्योंकि उनको इतने करीब से जानते हैं, मगर अधिकतर लोग जो है वो मामा के नाम से ही जानते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और मामा मामा कहते हैं। और तो छोड़िए, जब शिवराज जी हमारे दफ्तर आए तो जो बच्ची थी, जो बच्चे थे, जो काम करने वाला स्टाफ है, वो भी यही कहा कि मामा आपका स्वागत है। तो इसलिए मुझे मामा जी से बात करने दीजिए, आप शिवराज सिंह चौहान जी से बात कर लीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने सीधे दिल्ली से हमारे दफ्तर आना पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिवराज जी, जानना चाहते हैं कि तकरीबन 16.5 साल आप मुख्यमंत्री के पद पर रहे और प्रदेश में बड़े बदलाव भी किए, मगर अब आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? सबसे पहले तो मैं नए चैनल जो मध्य प्रदेश की धरती से प्रारंभ हो रहा है, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रारंभ भोपाल से हो रहा है। विस्तार की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं। और मुझे लग रहा है कि सफलता सुनिश्चित है विस्तार की, क्योंकि एक तरफ अनुभव की भट्टी में पके हुए ब्रजेश जी, ज्ञानेंद्र जी हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं यंग और एनर्जेटिक टीम देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि इस धरती से जो चैनल प्रारंभ हो रहा है वो खबरों की दुनिया में एक नया स्थान बनाएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। सर, मेरा सवाल था कि आप इतनी व्यस्तता वाली ज़िंदगी आपने पिछले 16 साल में गुजारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह से लेकर रात तक व्यस्त रहते हैं, तमाम चीज़ों की आपके पास जानकारियाँ, बहुत सारे काम करने के क्षेत्र होते हैं, और फिर अब जो आप इस नए रोल में आए हैं, विधायक बने हैं, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी पार्टी ने आपको बनाया है, कुछ दिनचर्या में कुछ बदलाव हुआ या वैसे ही है, या कुछ राहत महसूस कर रहे हैं आप? दिनचर्या तो वैसी ही है, काम के प्रकार बदल गए। मैंने तो जब से होश संभाला ऐसे ही काम कर रहा हूँ। मैं जब मैं विधायक सांसद नहीं था, मैं युवा मोर्चे का काम या भारतीय जनता पार्टी का काम है, उसके पहले ABVP का काम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता था, तो दिन रात काम करता था। देखिए, काम का पद से संबंध नहीं होता, जीवन आपका महत्वपूर्ण है, पर आप एक एक क्षण का उपयोग करें। अगर ये भाव आपके मन में होता है तो आप किस पद पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो हैं वही कैसे और बेहतर करें, आप ये सोचते रहते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई केवल विधायक भी है तो एक क्षण फुर्सत नहीं मिल सकती उसे, अगर ईमानदारी से वो काम करे जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए। वो MP बन जाता तो एक क्षण वो बैठ नहीं सकता। तो पद एक अलग व्यवस्था है, लेकिन अगर काम का जुनून आपके सिर पर सवार है तो फिर आपको चैन नहीं पड़ती कि और करूं और बेहतर करूं। ये जुनून और जिद की बात आपने कही कि जुनून है और बेहतर। 14 सभाएं शिवराज जी, आप विधानसभा चुनाव में, अगर मैं गलत नहीं हूं ब्रजेश जी, आप मुझे बात तो शिवराज जी मेरे साथ गए थे, 23 सभाओं का भी रिकॉर्ड है आपका। 23 सभाओं का भी रिकॉर्ड है। तो मतलब इतना जुनून कि केवल एक ही काम करना, फिर आपको पेड़ भी लगाना है। और दूसरे पहलू पर भी मैं आऊंगा आपके जिंदगी के, कि जब आप परिवार के साथ होते हैं, आपको बर्तन भी खरीदना है, लोगों के बीच भी जाना है, बाजार भी जाना है, तो मतलब ये सब, और मनोहर डेयरी भी जाता है, वहां भी जाना है। तो ये सब कुछ कैसे मिक्स मैच हो जाता है, ये जानना चाहते हैं दर्शक। देखिए, आपके जीवन का मकसद क्या है, मैं ये सोचता हूं कि चीजें उस पर डिपेंड करती कि आप फिर उस मकसद की पूर्ति के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीते कैसे हैं। मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूं कि प्रारंभ से ही, बचपन से दिमाग में ये था कि अपने देश के लिए और जनता के लिए काम करना है, क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता उसी में है। मैं कई बार कहता हूँ, अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो तो कीट पतंगे पशु पक्षी भी जीते हैं, हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए हैं। तू जी ए दिल जमाने के लिए। और जब जीते हैं तो क्या करें, पहले ये सोचा तो रास्ता चुना राजनीति का। पहले ABVP जैसे विद्यार्थी संगठनों में काम किया, और जब आपने राजनीतिक क्षेत्र चुना तो
सबसे अच्छा माध्यम पार्टी कौन सी हो सकती है, तो बीजेपी या उसके पहले जनसंघ जनता पार्टी बनी। मैं मानता हूं कि एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के आंदोलन से हम जुड़े हैं। जुड़ा मैं इसलिए कि मुझे मेरा जीवन सार्थक करना था, कुछ करना था जीवन में, उसके लिए चाहिए प्लेटफॉर्म। तो हमको लगा अपनी देश, अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्य, अपनी परंपराओं पर आधारित कोई दल है जो देश को सही दिशा और दुनिया को भी दिशा दे सकता है, वो बीजेपी है। तो बीजेपी के माध्यम से काम कर रहे हैं। लेकिन जब जनता के बीच आप काम करते हो तो एक बात तो है, कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता अगर कोई है जिसके कारण रसातल में जा रही है, तो वो है राजवंशी व्यवहार। आप अगर जनता के बीच के हैं तो जनता के हर रंग में रंग जाओ। जनता अगर होली मनाती तो आप होली मनाओ, जनता अगर गीत गा रही तो आप गीत गाओ, जनता अगर प्रवचन सुन रही तो आप भजन गाओ। आपके यहाँ आकर लोग रोने लगते हैं। आप जनता के, देखिए जिस जनता की सेवा कर रहे हो उस जनता जैसे लगो ना। आप उस जनता से आप समरस नहीं होगे तब तक उस जनता को आप समझोगे भी नहीं। और इसलिए मैं अपने आप को मानता हूं जनता का सेवक। दिखा दें कुछ, हम लोगों ने भी आपको आपके तरीके से समझने की कोशिश की है, आपको लेकर कुछ बनाया है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर बिल्कुल दिखाना चाहिए, दिखाइए भाई। अब मैं मेरी बहनों के पांव धोता हूं, मैं मेरी बेटियों की पूजन करता हूं कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है। तो सर अब टाइगर जिंदा है या संघर्ष कर रहा है? वो मैंने एक अलग संदर्भ में कहा था, तब जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तब लोग थोड़े परेशान थे। तो मैंने कहा चिंता मत करो, मैं हूं अभी, टाइगर अभी जिंदा है, उस संदर्भ में कहा था। लेकिन सचमुच में जीवन है उद्देश्यपूर्ण और मकसद है लोगों के लिए जीना। जीना वास्तव में उसी का जो लोगों के काम आए। और अपनी जनता को ही मैं मानता हूं भगवान। जनता की सेवा मतलब भगवान की पूजा। तो हर काम शिद्दत से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जनता की तकलीफें देख के उन तकलीफों को हम कैसे दूर कर पाए। नहीं तो हमारे सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में काम करने का मतलब क्या है। एक बाइट और हमने सुनाई शिवराज जी, उसमें आपने कहा कि जब मामा चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। ऐसा क्यों कहा? कहाँ गए आप तो मध्य प्रदेश में ही हैं। वो एक संदर्भ में कही थी, कोई काम किसी ने बताया था कि भैया ये तो नहीं हुआ, तो मैंने कहा मामा जब जाएगा तो बहुत याद आएगा। देखो मामा तो याद आएगा और मामा आज है भी, लेकिन वो एक अलग संदर्भ में मैंने बात कही थी। देखिए मैं जब तक जीऊँगा मेरी हर सांस जनता के लिए चलेगी, लोगों के लिए चलेगी, उनके लिए जीना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। और इसलिए आज भी दिन और रात काम करता हूँ, क्योंकि मैं खुद साल गिनता रहता हूँ कितने साल और सार्वजनिक जीवन के। अब मैं 65वें साल में आ गया, तो मुझे लगता है 10 साल और काम करना है। तो ऐसा लगता है कि जी जान से कर और ज़्यादा कर, एक एक सांस का सही उपयोग कर और लोगों के लिए जी। सर देख वो मेरा जुनून है। आपकी सक्रियता देख के तो नहीं लगता कि आप 10 साल, आपको लगता है लगातार ही करते रहेंगे। सर ये रायपुर में रहते हैं ज्ञानेंद्र, और एक बार हम यहाँ से गुजरे 74 बंगलों के सामने, तो वहाँ मामा का घर देखा, तो उन्होंने बिना देखे कहा कि शिवराज जी का घर होगा। तो मामा का घर क्या सोच के आपने? देखिए मामा मतलब स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक। मामा ऐसा रिश्ता है जो अपने भांजे और भांजियों को पवित्र भारत में जो भाव, जैसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि 100 ब्राह्मण ना एक भानेज, हमारे यहाँ ये बात कहती है, मतलब भांजे या भांजी के लिए कुछ करना, उसका मतलब बड़ा पुण्य का काम करना, इसका अर्थ ये है। और मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। और इसलिए आप देखिए जब मैं कुछ नहीं था, तो ब्रजेश जी शायद जानते हैं, मैं बेटियों की शादी करने की कोशिश करता था मित्रों के साथ मिलके, ताकि बेटी बोझ ना लगे और जितना बोझ समझते हैं लोग दृष्टिकोण बदलने का काम कर सकें। और फिर मैं मुख्यमंत्री बना तो फिर कन्यादान योजना और फिर लाडली लक्ष्मी जैसी कई योजना, इसलिए कि बेटी बोझ नहीं रहे, लखपति पैदा है, उस तरह की कई चीज़ें।
उनने मामा कहना शुरू किया, और वो उनने भी अंतरात्मा से कहा। वास्तव में किसी ने ये नाम दिया नहीं आर्टिफिशियल कि मुझे मामा कह दो या मैं कह दूं मामा कह दो, ये तो मुंह से निकलने लगा मामा। नहीं, और दूसरी बात ये है कि न केवल मामा आपको कहा बल्कि आपको पैसे भी दिए, उन्हीं के पैसे से आप चुनाव भी लड़े। ये तो प्रचार का मकसद माने इसलिए, फिर ये कनेक्शन माने जो आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा कनेक्शन और मेरी राजनीति ही लोगों के लिए होती है। ये भी आपको दिखाऊं अगर आप कहें तो, कि कैसे आप पैसे और चंदे से चुनाव लड़े। पीसीआर जरा दिखाइए। और आजकल मैं जहां भी जाता हूं, मेरी बहनें मुझे भारी संख्या में मिलती है और मेरे माथे पे हाथ भी रखती है, और आजकल तो पैसा भी दे रही बहनें, पैसा। मैं इनका पैसे काहे को दे रही हो? बोले हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव लड़ने के लिए बहनें पैसा दे रही है। तो सर ये क्या है, एक रिश्ता बनाने की कवायद है? अद्भुत है। आज भी अभी आप अगर देखेंगे कुछ वीडियो फुटेज आपको मिल सकते हैं। मैं रंग पंचमी के दिन निकला था, हर गांव में जहां से निकला बहनें पैसे लेके खड़ी थी। पैसे मतलब 10 रुपए। देख लीजिए भाई शिवराज जी, जो वीडियो कह रहे हैं अगर आपके पास हो तो वो भी हम चला देंगे। कहाँ रंग पंचमी में गए थे और पैसे मिले। पीसीआर जरा देखिएगा, ढूंढिएगा। सर बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बड़ा मजा आता है जब ऐसा संवाद हो और आप वीडियो देखकर खुद वीडियो में आ जाए तो ठीक है, चलिए वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको देर सवेर। ये स्नेह का, प्रेम का और आत्मीयता का रिश्ता है। देखो मैं कुछ चीजें बचपन से मानता हूँ, उसमें से एक ये है, दुर्गा सप्तशती में जो मैंने पढ़ा था, हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं, और दूसरी चीज बेटी ही देवियां हैं, और इसलिए मैं बेटियों की पूजा आज भी करता हूं। मैंने बहनों के पैर भी धोए हैं, और एक आत्मीयता का रिश्ता जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है, हमारे संस्कार भी है, वो मेरा रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम तो ये मानते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, सबसे प्यार करो। भारत में इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना हो, या सिया राम में सब जग जानी की कल्पना हो कि सब में तो वही है भगवान, तो वो रिश्ता फिर अंतरात्मा से जुड़ जाता है। और जब आप ऐसे जुड़ते हैं तो आज भी मुझे बहनें चुनाव के लिए पैसे दे रही हैं। अब वो जो 10 रुपया मुझे दें, 5 रुपया मुझे दें, वो अरबों की दौलत से बढ़कर है, क्योंकि वो उनका स्नेह है, प्रेम है, और उससे भी बढ़ के विश्वास है। मगर जब आपको मौका मिला तो आपने भी लाडली बहना जैसी योजना शुरू करके उन बहनों को मजबूत बनाने की कोशिश की, उसके पीछे देखिए, बिना महिला सशक्तिकरण के ना तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता है। आधी आबादी को पूरा न्याय आवश्यक है, और इसलिए एक श्रृंखला योजनाओं की है। मैं पूरे में जाऊंगा तो समय काफ़ी लगेगा। आप जानते हैं, लाडली लक्ष्मी से प्रारंभ करके लाडली बहना तक ये श्रृंखला अलग अलग योजनाओं की गई जो महिला सशक्तिकरण के लिए थी, और उसने बहनों की ज़िंदगी बदली। और बहनों की ज़िंदगी बदली तो मन में ये विश्वास पैदा हुआ कि ये तो हमारे लिए वास्तव में ईमानदारी से कर रहा है, हृदय से कर रहा है, अंतर आत्मा से कर रहा है। तो ये जो कुछ किया वो इसलिए नहीं किया कि कोई पब्लिसिटी पानी थी, कि वोट पाने थे। अब देखिए, बेटा बेटियों को मैं लैपटॉप कब से दे रहा हूँ, बाद में बाकी प्रदेशों ने शुरू किया। जिनने 11th पहले बोर्ड होती थी, बाद में 12th हो गई, 12th में अच्छे नंबर लाए, हमने लैपटॉप देना शुरू किए, अलग अलग स्कॉलरशिप शुरू की, हॉस्टल्स खोले, स्कूल खोले, अभी स्कूटी शुरू की, और फिर एक अभिनव योजना बनी बेटा बेटी दोनों के लिए, कि जिसमें टैलेंट है वो पैसे के कारण मजबूर ना हो जाए। इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बना के ये तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी हम भरेंगे। अब ये जो इस तरह के काम होते हैं, वो वास्तव में फिर बच्चों को लगता है कि कोई हमारा अपना कर रहा है। शिवराज जी, और हमारा अपना यानी मामा। एक सवाल मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना, मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव को बहुत करीब से देखा, और मैं देखा कि सब जगह की बात ये हो रही थी कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी, राजस्थान में आ सकती है, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार आएगी। और मैं बहुत दावे के साथ आपसे ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में केवल महतारी वंदन योजना ही गेम चेंजर साबित हुई। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महतारी वंदन योजना न केवल ऐलान किया, बल्कि 50-50, 80-80 हजार फॉर्म भराए, और उसी योजना ने पलट दिया। आपके विरोधी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल,
महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। तो कभी कभी आपको लगता होगा, कभी कभी तो थोड़ी सी खुशी होती होगी कि देखो विरोधी भी मुझे कॉपी कर कि रहे आपके हैं। बनाए रास्ते पर सब चल खुशी पड़े। इस बात की होती है कि वहाँ भी बहनों का सशक्तिकरण होगा। देखिए, लाडली लक्ष्मी भी किसी ना किसी रूप में अलग अलग राज्य ने बनाई ही, किसी ना किसी रूप में। कन्या विवाह भी आप देखेंगे हर राज्य ने अलग अलग नाम से प्रारंभ की। तो मैं मानता हूँ, मुझे तो आत्मसंतोष होता है, जो मैंने पहले कहा कि बहन और बेटियों को भी न्याय देना है। वो दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं है, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, बीच नहीं, में विस्तार में तो जाना होगा, आप विस्तार में ही बैठे। बीच में ऐसा एक कालखंड आया जिसमें महिलाओं को न्याय नहीं मिला। नहीं तो भारत में प्राचीन काल में तो हम देवी के स्वरूप में ही देखते थे। उनका अत्यंत यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते थे। बाद में जो गुलामी का कालखंड था उसमें भाव ये बनता चला गया। मुगल काल से शायद प्रारंभ हुआ होगा ऐसा लगता, तब से लेके पर्दे की प्रथा, बाकी चीजें, कि वो द्वयम दर्जे की नागरिक मानी जाने लगी। और धीरे धीरे ये हालत हो गई कि बेटा सुप्रीम है, बेटा जरूरी है, बेटी पैदा ना हो तो अच्छा है। और हालत इतनी खराब हो गई कि अगर स्क्रीनिंग करके ये पता चल गया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है, तो कोख में ही मार डालो। कोख को लोगों ने कत्ल खाना बना दिया, बेटियों को पैदा नहीं होने दिया। और इसलिए हालत ये हो गई कि 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां मध्य प्रदेश में रह गई थी। तब मन में लगा कि ये पाप इस युग में क्यों, और तब लगा कि केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, सशक्तिकरण के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। उन प्रयासों में से एक के बाद एक योजना निकलती चली गई। और आज मुझे आत्मसंतोष है कि जो सेक्स रेशियो है अब वो भी तेजी से मध्य प्रदेश में बदल रहा है। बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बेटी और बहनें भी अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ के काम कर रही है, लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है। मगर आपने जो जागरूकता फैलाई है तो वो नीचे तक तो गई। और हम आपको बताना चाहते हैं कि विस्तार न्यूज़ में भी एक प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे 1:30 बजे, लाडली महतारी योजना। तो उसमें बहुत सारी इन महिलाओं की कहानियाँ सुनाएंगे और कुल मिला के महिला सशक्तिकरण की बातें सामने लाएंगे। सर, एक बात जो पैसे वाली बात की थी, बहनें कैसे उसका वीडियो हमको मिल गया सर। अच्छा, मिल गया क्या? जी, दिखाइए शिवराज जी को। रंग पंचमी वाला वीडियो मिल गया अगर, तो वो भी चलाइए, क्योंकि सर ने अभी जिक्र किया था। ओ भैया मिले बता दइयो, मेरी बहू हीरा गई है, ओ भैया मिले अरे 1.25 रुपया की हुलिया कटाई, 1.25 रुपया की हुलिया कटाई, वो तो एक आंख से काली है, भैया मेरे बता दइयो। तो सर, ये सहजता ही आपकी यूएसपी है और हम लोग जहाँ भी जाते हैं लोग कहते थे कि शिवराज जी बहुत सहज हैं। ब्रजेश जी, मैं आपको थोड़ा इसलिए रोकना चाहता हूं क्योंकि शुरू में मैंने ये कहा था कि आप शिवराज जी से बात करिएगा, मैं मामा जी से बात करूंगा। मैं पीछे आपकी धर्मपत्नी जी को देख रहा हूं और कितना इन्वॉल्व रहती हैं इस सब चीज़ में। जब हम इस पूरे विस्तार को सर, इसकी बुनियाद जब हम लोग रख रहे थे, मेरी पत्नी से कैसे रिश्ता हम लोग सहज रख पाए। बहुत झगड़ा हुआ कि आप बच्चों का ख्याल नहीं रखते। आपसे ये टिप्स लेना चाहता हूं मैं व्यक्तिगत तौर पर, और मेरे जो स्टाफ सारे सुन रहे हैं कि कैसे घर में सामंजस्य बनाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो कितना कनेक्ट होती हैं। ये कैसे, मतलब थोड़ा बताइए कि हम सारे लोग जो मीडिया में दिन भर पागल रहते हैं, खबर बनाओ, घर नहीं जाओ, 12 बजे एक बार, आपका भी शेड्यूल इतना व्यस्त है, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? देखिए, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। इस भाव को हमको समझना होगा और एक दूसरे का आदर करना होगा। कई बार एक ईगो हम पर हावी हो जाता है कि मैं तो मैं हूं, मैं से काम नहीं चलता, हमसे काम चलता है। आपको नारी की गरिमा का भी सम्मान करना चाहिए। वो कोई गुलाम थोड़ी है, अपना घर बार छोड़ के आती है, अपने माता पिता को, सब संबंधों को छोड़ के आती है।
तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और फिर एक दूसरे की मानते भी हैं। तो मुझे लगता है कि फिर जिंदगी की गाड़ी ठीक चलती है। अब आप देखेंगे मुझे हर धार्मिक काम में मेरी श्रीमती जी मेरे साथ रहती, मुझे कोई संकोच नहीं होता कभी। मुझे लगता है कि अपने अर्धनारीश्वर की कल्पना है, बिल्कुल भगवान शिव का एक रूप वो भी है। वो किस लिए? इसलिए कि दोनों पूरक है, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। तो आप अगर भावनाओं का आदर करेंगे, पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को सम्मान देंगे, तो मैं समझता हूँ जिंदगी की गाड़ी फिर वो भी उतनी ही आपकी चिंता करता है। ये एक तरफ से चीज नहीं चलती, दोनों तरफ से स्नेह और आदर का भाव रखते हुए मिलके हम कैसे आगे बढ़े, अपनी जिंदगी को सफल बनाएं, उसका प्रयत्न करना पड़ता है। और जहाँ तक स्त्री का सवाल है, सचमुच में वो बहुत सहनशील होती है। वो अपने आप आमतौर पर पति के पीछे चलना ही पसंद करती है, गृहस्थी को आगे बढ़ाती, पति को हर संभव सहयोग करती है और उसके मन में ये भी भाव होता है कि पति की सफलता में ही मेरी सफलता है। तो भारतीय नारी सचमुच में अद्भुत है। मैं भारतीय नारी को प्रणाम करता हूँ उस भाव को। लेकिन हमको भी तो सम्मान, मान, भावनाओं का ख्याल ये कहीं ना कहीं रखना चाहिए। एक बार मामा जी इजाजत देंगे तो मामी जी से भी हम लोग बात करेंगे, तो उधर से टिप्स आ जाएगा तो संतुलित हो जाएगा पूरा। नहीं, चलिए हम सब लोगों को बहुत सर एक अब चुनाव की बात करते हैं कि पार्टी आपको बार बार विदिशा क्यों भेजती है? आप छठी बार विदिशा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विदिशा आपको प्रिय है? आपने कहा नहीं छिंदवाड़ा चला जाऊँ, इस बार वहाँ से लड़ जाता हूँ। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो काम देती है उसको पूरी सिद्ध, क्योंकि जब आप एक मिशन में काम कर रहे हैं तो मिशन तय करेगा आप कहाँ काम करें। आप तय नहीं कर सकते कि मैं ये करूँगा। जब आप एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं तो उस बड़े लक्ष्य की पूर्ति में आप कहाँ उपयोगी हो सकते हो, ये तो आपका संगठन तय करेगा ना। तो जो वहाँ तय करते हैं वो काम आनंद और प्रसन्नता के साथ करना, ये मेरा स्वभाव रहा है। और इसलिए जब मुझे कहा विधायक लड़ो तो विधायक लड़ा, फिर सांसद लड़ो तो सांसद लड़ा, फिर मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, फिर कहा फिर सांसद तो फिर सांसद। मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मैं एक सीट से बार बार चुनाव जीतना। अब बुधनी से जो विदिशा लोकसभा में सम्मिलित है, मैं 11 चुनाव जीत चुका हूँ, कभी नहीं हारा। 11 चुनाव एक ही सीट से जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड तो होता ही। इसका मतलब ये है कि आप स्थायी रूप से जनता आपको पसंद करती है। एक बार जीतना आसान होता है, लेकिन दोबारा जब लोग आपको पास से देख लेते हैं नाराज होते तो फिर दोबारा जीतना, तिबारा जीतना और 11-11 बार जीतना, ये अपने आप में आत्मसंतोष का विषय है कि शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। शायद इसलिए आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के नेताओं से जब बात होती है, या तो फिर दूर बैठे लोग जो आपको जानते हैं, मध्य प्रदेश की सियासत को जानते हैं, उनसे जब बात होती है, अभी मैं मध्य प्रदेश में था तो हमारी बातचीत हो रही थी कहीं, तो उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में मोदी जी की गारंटी और बीजेपी की जो एक लहर चल रही है, उसको देखते हुए लोग, जो कैंडिडेट का ऐलान हुआ, सब ये मान रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं मैं कैंडिडेट हूं, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तो प्रदेश के सबसे पॉपुलर नेता शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। वो सुबह निकल जाते हैं और लोगों को कहते हैं भाई आओ प्रचार कर लो यहाँ। तो आप तो चुनाव जिताने वाली मशीनरी के हिस्सा हैं, आपको लगता है कि इतनी मेहनत अपनी सीट में आपको करना होगा? देखिए, मुझे जनता से मिलने में ही आनंद आता है। मैं लोगों को गले लगाता हूँ, बच्चों को प्यार करता हूँ, किसी को गोद में उठाता हूँ, किसी का माथा चूमता हूँ। प्यार बांटना मेरी जिंदगी का मिशन है। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। मैं सचमुच बता रहा हूँ, ये आप अगर कोई मुझसे पूछे तुम्हारी रुचि, तुम्हारी हॉबी, मेरी हॉबी है अपनी जनता को प्यार करना। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जनता को प्यार करता हूँ। चुनाव में जाता हूँ तो वहाँ भी प्यार करता हूँ। अब कल मैं विदिशा में कितने लोगों के गले लगा होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ये इसको आनंद से लेता हूँ मैं, क्योंकि उन्हीं के लिए तो जीना है, उन्हीं के बीच में रहना है। अरे अब तो जीते ही जाएंगे, भाड़ में जाए, हमें क्या करना है। ये भाव क्यों होना चाहिए साहब? हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके पास जाना। मैं दूसरी जगह भी जा रहा हूँ, मैं
अलग अलग 3 तारीख को मैं देवास लोकसभा क्षेत्र में आस्था में जाऊंगा, बाकी जगह पार्टी मेरे कार्यक्रम बना रही है। मैं 10 राज्यों का दौरा करके आया हूँ, अलग अलग पूरे देश के। तो ये मेरी हावी कह लीजिए, मेरी अंतरात्मा मानती नहीं है लोगों को प्यार किए बिना, क्योंकि प्रेम ही तो जीवन है और प्रेम ही भगवान है। और आप जो बड़ी बड़ी बातें बड़ी सहजता से कह जाते हैं, बहुत कड़वी सच्चाई भी है, उसका एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। आपका एक बयान था, सुनाइए सजरा। अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटके काम करने का मौका भी थोड़ा समय मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग, मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। तो सर आप बड़ी बड़ी बातें बड़ी सहजता से, देखिए ये बड़ी सच्चाई भी हो। राजनीतिक क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले, बड़े लक्ष्य के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं निसंदेह, तभी तो पार्टी चलती है, सफलता प्राप्त करती है। और जैसा मैंने कहा कि आदरणीय मोदी जी जैसे व्यक्तित्व हैं, अनेकों लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन एक होते हैं कैरियर बनाने वाले के, तो वो सामने कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ कहेंगे। तो शायद ऐसे लोगों के लिए मेरा ये कमेंट निकला होगा कि जो हवा का रुख देख के चलना पसंद करते हैं, उसमें क्या सच्चाई है? सब नहीं है, बड़ी संख्या कमिटमेंट के साथ काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो और किसी मकसद से होर्डिंग में फोटो छपवा के वो रोब भी झाड़ लेते होंगे, जानता नहीं है मैं कौन के करीब हूँ। और कई बार नेता को पता ही नहीं रहता मेरा फोटो किसने छाप दिया, ऐसे लोग भी होते हैं। तो अब उस संदर्भ में मेरी बात ये निकली। सर आप लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव आपको मिला है, रिकॉर्ड है। कुछ ऐसा लगता है कि ये काम छूट गया आपसे? बहुत काम आपने किए, हम लोग सब जानते हैं। देखिए, काम तो एक निरंतर चलने वाली श्रृंखला है। अब जैसे पहले पीने के पानी के लिए लोग कहते थे साहब हैंडपंप लगवा दो, अब हैंडपंप के बजाय हैंडपंप भी लग गए, पाइपलाइन बिछ गई, कई जगह नल से जल जा रहा है। तो फिर पाइपलाइन के आगे फिर और आता है कि साहब अब ये पानी पाइपलाइन का रिस रहा है तो ऐसी नाली बन जाए। निरंतर जब सिंचाई आपने एक योजना बना दी तो फिर उसके आगे का कदम आता है ड्रिप इरिगेशन करवा दो। तो निरंतर जब जमाना आगे बढ़ता तो नई चीज़ें पैदा होती जाती, लेकिन जिस काम को और गंभीरता से जो टारगेट मैंने किया वो शिक्षा और स्वास्थ्य को दो को, इसलिए मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला हमने प्रारंभ की ताकि डॉक्टर्स उपलब्ध हो, और इसलिए सीएम राइज जैसे स्कूल बनाए ताकि सरकारी स्कूल में भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम बच्चों को दे सकें। मगर कुछ काम रह गया हो, आपको लगता है कि ये काम थोड़ा वक्त मिल अब वो स्कूल खुलना अब शुरू हुए हैं। जी जी, मतलब अभी उनको पूरा करना है, मोहन जी पूरा करेंगे, पूरी शिद्दत और गंभीरता से वो इन कामों को अंजाम दे रहे हैं और वो पूरा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम अभी और होना है, और उसके बाद शिक्षा रोजगारोन्मुखी होकर रोजगार दे पाए। हम रोजगार के लिए भी काफ़ी काम कर रहे थे, उसको अब मोहन जी के नेतृत्व में वो काम आगे बढ़ेंगे। मोदी जी का मोहन जी के बारे में क्या कहेंगे सर, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन और रात काम कर रहे हैं वो, और मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में व्यापक दौरा भी कर रहे हैं, अच्छे फैसले कर रहे हैं, और पुराने कामों को भी मेरे आगे बढ़ाने का काम आपसे मिलने आते हैं तो कुछ टिप्स वगैरह आपसे मांगते हैं कि नहीं? हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। वो मेरे साथ मंत्री रहे हैं, पहले विधायक भी रहे हैं, तो लंबे समय तक उनने काम किया है। संगठन का भी काम उनने पहले विद्यार्थी परिषद के रूप में भी किया। तो वो काफ़ी समझदार हैं, टैलेंट है उनमें, काम करने की तड़प भी है, और मुझे संतोष है कि वो कामों को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा। सर एक दो सवाल हो रहे हैं बस, कि हम ये जानना चाहते हैं कि अब आपकी, लोग ये कह रहे हैं कि शिवराज जी अब चुनाव जीत के केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो देखिए, ये जो कई बार ये होता है कि जो कहा जाता है वो कुछ भी नहीं होता। अच्छा नहीं, बीजेपी में अक्सर यही होता है, जो कहा जाता है सूत्रों के हवाले से जो खबर चलती है उन सूत्रों को तो भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं। एक बात पक्की है, मैं सांसद बनने वाला हूँ। अच्छा,
ये तो बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई को संदेह नहीं है। ये गारंटी वाली बात है। हाँ, ये तो गारंटी वाली बात है कि मैं सांसद बन रहा हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सांसद के काम को कैसे बेहतर ढंग से मैं अंजाम दूंगा। नंबर 1, विदिशा को मैं आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा, डेवलपमेंट, विकास और जन कल्याण की दृष्टि से, न केवल इतनी सामाजिक सरोकारों की दृष्टि से भी, चाहे पर्यावरण हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे बेटी बचाओ हो, ऐसे अनेकों मेरे मुद्दे जिन पर मैं काम करता हूँ। तो एक मैं आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा, जन कल्याण की दृष्टि से भी, योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से भी। मेरे दिमाग में भी इतना चल रहा है, जो काम मेरे पास आने वाला मैं उसको सोचूं। ये सोचेंगे नहीं सर, लीड मार्जिन से जीतना भी है आपको, छठवीं नहीं, बार है नहीं, वहाँ वो जनता जाने हमें क्या करना है। बुद्धि में आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे अभी। अब ये मार्जिन कितना रहेगा ये सोचना कार्यकर्ता और जनता का काम है। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और जनता का प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। अब लीड की क्या चिंता करना, जिनको जिताना वो चिंता करे। सर चिंता आप मत करिए, मगर जाते जाते विस्तानियों से क्या उम्मीद करते हैं आप, ये बता जाइए, क्या करें। बिल्कुल, हम ये आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारी पूरी टीम जो बहुत देखिए कितने ध्यान से, तन्मयता से देख रही है, सुन रही है, इनके लिए क्या संदेश है? आप बहुत अनुभवी हैं दोनों मित्र। कई बार लगता है मीडिया की विश्वसनीयता भी खतरे में है। हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम इस बात को गलत साबित कर दें कि विस्तार ऐसा नहीं है। जी, बहुत मुझे लगता है कि ये प्रमाणित करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और मुझे विश्वास है कि जिस भाव से विस्तार प्रारंभ हो रहा है वो प्रमाणिक खबरें, और केवल खबरों के लिए खबरें नहीं, सामाजिक सरोकार जैसी भी हमारी ड्यूटी है। देखिए, अगर आप अच्छे न्यूज़ चैनल हैं तो समाज में कई तरह की जागृति पैदा कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि माताओं के लिए, बहनों के लिए आप कुछ करने वाले हैं, बताया। लाडली तो महतारी नाम से एक शो ही महिला है। सशक्तिकरण, बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने का काम हम क्यों नहीं कर सकते। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का काम, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को हम सुरक्षित रख सकें। अनेकों विषय जो भी हम जिन पर फोकस करें, तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को भी हम उठाएं। मीडिया का काम केवल खबरें देना नहीं है, समाज को दिशा देना भी है। आपके पेड़ लगाने वाले कार्यक्रम में हमारे संपादक जी पहुंचे थे, उन्होंने खुद पेड़ लगाया था, तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं सर, इसका पूरा ख्याल रखेंगे और आपसे वादा करते हैं कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबर, जिससे कम से कम ये साबित कर सके कि नहीं, हमारे विस्तार से, हमारे विस्तार न्यूज़ के माध्यम से समाज का भी विस्तार हो रहा है, लोगों का भी विस्तार हो रहा है। आप दिल्ली से आके सीधे यहाँ वक्त दिया, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप मुझे यूं पूरी ही टीम के साथ। सक्रिय। फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। क्योंकि इस धरती से ये चैनल प्रारंभ हो रहा है, ये सफल हो और समाज और देश के लिए, प्रदेश के लिए भी ये सार्थक सिद्ध हो। बिल्कुल, आपने हम लोगों से अपेक्षाएं जताई हुई हैं, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे उन पर खरा उतरें, क्योंकि आप बड़े पुराने अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और आपने वाजिब चिंता जताई है मीडिया को लेकर। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप जिनने हमारे साथ इतना अच्छा वक्त बिताया और बहुत गहरी और बहुत सुलझी हुई बातें कहीं। आने वाले दिनों में हम और शिवराज जी को शुभकामना देते हैं कि चुनाव जीतें, विजयी हों और आते रहें वैसे। जी, बहुत चलिए, तो मैं बस थोड़ा सा इंतजार आपको इसलिए रोकना चाहूँगा कि हमारे एमडी सर मुकेश श्रीवास्तव सर को बुलाना चाहूँगा, एक आपको मोमेंटो देकर आपका सम्मान करेंगे। ये तो निकल आप लगा रही है, अभी लगे। मुकेश जी, सम्मान के लिए मोमेंटों की जरूरत नहीं है, स्नेह की जरूरत है। प्रतीक चिन्ह है और हर वक्त हमेशा हमारी याद दिलाएगा। इसको देखिए आप कितना सुंदर है। ये स्नेह ही माना जाए इसे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और फिर बहुत शुभकामनाएं, आप सफल हो। आप ऐसे आते हुए आपको मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मिलते हैं सर जी। तो आप यहीं रहोगे अभी? हम मैं यहीं रहूँगा, ये आते यहाँ आते आता जाता रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू।